हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के भी आप बोल सकते हो पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। बच्चों, आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। इस इक्वेशन में हमें गिवन दे रखा है कि उसके रूट्स हमारे इक्वल है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि a/b इज ऑल्सो इक्वल टू c/d। तो बच्चों, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास होती है d इज इक्वल टू 0, और d की जो वैल्यू होती है वो v² - 4ac इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपने किताबों में पढ़ रखी होगी। इसी के साथ अगर मैं इक्वेशन में कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी फॉर्म होती है वो ax² प्लस का bx और प्लस ऑफ c। तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू मिली a² प्लस b², वहीं b की वैल्यू मिली माइनस का 2ac प्लस bd, और c की वैल्यू मिली c² प्लस d²। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो b² - 4ac इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो b² की वैल्यू हमने पुट की माइनस का 2 AC प्लस BD इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, वहीं 4A की बात कर ली तो A की जगह पुट किया a² प्लस b², और वहीं C की बात की तो C की जगह पुट किया c² प्लस d² इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो पहले हमने -2 का स्क्वायर किया तो ये हमें मिल जाएगा 4। इसी के साथ इसका स्क्वायर किया तो a² प्लस a² c² b² d² 2ab और ab के साथ cd। माइनस का बच्चों 4 को मैंने एज इट इज लिखा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो a² c² a² के साथ d², इसी के साथ b² के साथ c² और b² के साथ d²। बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने देखा कि दोनों हमारे पास जो लिखे हैं उनमें दोनों में 4 हमारा कॉमन फंक्शन है, तो 4 को मैंने कॉमन निकाला। इसी के साथ यहाँ पे लिखा a² c² और ये मिला b² d², इसको लिखा 2ab और cd। माइनस से बच्चों जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उसके सारे साइन चेंज होते जाते हैं। तो माइनस के रिस्पेक्ट में इसको चेंज किया तो a² c², ये लिखा a² d², ये माइनस का b² c² और माइनस का b² और d² इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बच्चों, 4 को तो हम 0 में ले जाएंगे तो 4 हमारा 0 के इक्वल चला जाएगा, तो 4 को मैंने यहाँ से हटाया। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे कौन से फंक्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो a² c² से a² c² कैंसिल आउट हुआ, वहीं पे b² d² से b² d² भी कैंसिल आउट हुआ। अब बच्चों, यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन है वो हम लिखते हैं। तो इस फंक्शन में मैंने माइनस को कॉमन लिया तो और मैंने लिखा a² d² प्लस का b² c²। बिकॉज बच्चों जैसे ही आप माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस वाले फंक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला फंक्शन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव फंक्शन है और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव फंक्शन। इसी के साथ इक्वल में 0, माइनस तो 0 में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन के आ जाती है, जैसा कि आप क्वेश्चन में अभी देखोगे। इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो जो मेरे पास फंक्शन आ चुका है, ये फंक्शन हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पे इसको हम आइडेंटिटी के टर्म में लिखेंगे तो ad माइनस bc का होल स्क्वायर जो इज इक्वल टू में 0। बच्चों, स्क्वायर फंक्शन 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन बचेगा वो मिलेगा ad माइनस bc इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ad इक्वल bc, और यहाँ से हम इसको अगर अरेंज करेंगे तो b को a के अपॉन में लेके आ गए तो a/b, और d को c के अपॉन में लेके चले गए तो c/d। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन इसी भी यहाँ पर हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेथड आपको याद रखना है, अगर उसके रूट्स इक्वल है तो आपको b² - 4ac इज इक्वल टू 0 ऐड करना है, और कंडीशन के भी यहाँ पर आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। इस मेथड के भी हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर बच्चों इसको आपने थोड़ा सा भी एरर फॉर्म में सॉल्व किया तो आपको क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले स्टेप जो हम लेंगे वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इसको मैंने लिखा
1/2a प्लस b और प्लस ऑफ 2x। इसी के साथ जो प्लस का 1/2x है उसको इक्वल के अपोजिट साइड लेके आ गए, तो ये माइनस का 1/2x, और यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन बचा तो 1/2a और प्लस का 1/b। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो कुछ बच्चों को इसके एलसीएम में काफ़ी इशूज आते हैं, बच्चे क्या करते हैं यही एलसीएम लिख देते हैं, वो कहते हैं सर इसमें 2x ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन बच्चों इसमें ऐसा नहीं है, ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन है। तो इस प्रॉपर फंक्शन को हमने एज इट इज लिखा 2a प्लस b और प्लस का 2x। इसी के साथ हमारे पास सेकंड फंक्शन जो लिखा है वो 2x फंक्शन लिखा है। अब जब हमने एलसीएम ले लिया है तो एलसीएम के बाद इसका प्रॉपर स्टेप करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों ये 2x हमारा इधर आ जाएगा और माइनस का फंक्शन हमारा साइन है, और ये पूरा फंक्शन जब हम लिखेंगे तो इस पूरे फंक्शन के हम साइन चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन को लिखा है। इसी के साथ यहाँ पे इसका जो एलसीएम मिलेगा वो हमें 2a भी मिलेगा, और यहाँ पे मिला b और प्लस का 2a। अब बच्चों क्या करते हैं, इस 2x से 2x को हमने कैंसिल किया, तो माइनस को मैंने कॉमन निकाला और हमारे पास जो फंक्शन बचा वो 2a प्लस b बचा। इसी के साथ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन बचा है वो 2a प्लस का b और 2x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2x। और यहाँ पे भी अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास इक्वल में जो अपोजिट साइड फंक्शन लिखा है वो भी एज इट इज लिखा है 2a प्लस b। तो इस 2a प्लस b से इस 2a प्लस b को हम कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट के बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2ab। इसी के साथ यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर लिखा बच्चों, तो हम लिखेंगे 4 के साथ ax, 2 के साथ bx, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर। इतना करने के बाद बच्चों अब इस इक्वेशन को हम अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये x स्क्वायर का टर्म लिखा, इसी के साथ हमने लिखा यहाँ पे 4ax और प्लस का 2bx, और जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन माइनस का इक्वल के अपोजिट साइड है उसको अगर हम सेम साइड लेके आएंगे तो फिर हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा 2ab इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में हम आगे स्टेप क्या ले सकते हैं। तो अगर मैं इनमें से कॉमन मैंने निकाला 4x, तो फिर हमारे पास जो ब्रैकेट में फंक्शन बचा वो x प्लस a बचा। तो जो कंडीशन यहाँ पे जो ब्रैकेट की कंडीशन x प्लस a है, तो सेकंड ब्रैकेट भी अगर x प्लस a आया है तो इसके फैक्टर आसानी से पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पे इसका हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो हमें 2b कॉमन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो x प्लस a ही मिला। तो यहाँ से हमने इस फंक्शन को आगे सॉल्व किया, तो x प्लस a और 4x प्लस 2b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो x की हम 2 वैल्यू आइडेंटिफाई करके लाते हैं, एक तो x इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ से हमने लिखा तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 2b, तो x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इस 2 से 4 को कैंसिल कर दिया था 2 टाइम, तो यहाँ से जो आंसर मिला तो x इज इक्वल टू माइनस a और x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2। इस मेथड के भी हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम बेसिक से समझना है कि किस स्टेप को हम कैसे करें जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, इसके मेथड तो काफ़ी सारे हैं। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, लेकिन बच्चों मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस का इसके मैंने फैक्टर ब्रेक किए, तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी के साथ ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे बच्चों हमने कंडीशन लगा दी a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इन दोनों में से फंक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये लिखा हमने 4x स्क्वायर माइनस का। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने क्या किया 2x को बाहर लिखा और मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचा वो अंदर ब्रैकेट में 2a स्क्वायर बचा। मैं बता देता हूँ बच्चों, जो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में फंक्शन बचा, इस 2a स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको फिर से आपको रिपीट क्वेश्चन में दिखाऊं तो यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारे पास 2a स्क्वायर एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें थोड़े से स्टेप को समझना पड़ता है।
और बच्चों इस फंक्शन को तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज लिखा है इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे इसको लिखा 4x² माइनस का 2x के साथ मैंने लिखा a² प्लस b², माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया तो फिर से माइनस आ गया और 2x के साथ मैंने लिखा a² माइनस b², और यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन लिखा वो लिखा a² माइनस b² और a² प्लस b² इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब इनमें से अगर मैंने कॉमन निकाला तो हमारा 2x कॉमन आ जाएगा और मैंने लिखा 2x माइनस और ये लिखा a² प्लस का b²। यहाँ से भी बच्चों अगर मैंने कॉमन निकाला तो हमारे पास कॉमन मिलेगा माइनस का a² और b²। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला a² माइनस b², तो माइनस का फंक्शन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन बचा 2x, और जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें a² प्लस ऑफ b² इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा 2x माइनस a² प्लस b², इसको एक ब्रैकेट में लिखा, इसी के साथ सेकंड ब्रैकेट में मिला 2x और माइनस का a² b² इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जब पहला फैक्टर 0 के इक्वल किया तो आंसर मिला a² प्लस b² अपॉन 2, ये हमें एक x का आंसर मिलेगा। इसी के साथ सेकंड वाले को 0 के इक्वल करते हैं तो a² माइनस b² अपॉन 2, तो ये तो हो जाते हैं x के दो आंसर्स, यानी कि नंबर ऑफ x के 2 सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे। x इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2, इसी के साथ x इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2। इसको बच्चों आप बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी बच्चों इसको फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एंड सॉल्व द फॉलोइंग फैक्टर। तो फैक्टर को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है फैक्टराइजेशन मेथड तो ये मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन काफी लेंदी रहेगा। ये काफी आसान सा मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो एपी का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 63। उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि एपी के जो पहले 7th टर्म है उनका जो सम है वो 63 है। सिमिलरली यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड की है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, यानी कि जो हमारे पहले 7 टर्म हो चुके हैं उसके बाद के आने वाले जो 7 टर्म होंगे उसका भी सम हमें 161 गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि उसका 28 टर्म क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। बच्चों एपी के फर्स्ट 7 टर्म की बात कर रहा है, तो मैंने लिखा कि फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस टी, और इसी के साथ थर्ड टर्म में मिलेगा ए प्लस 2डी। ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन काफी इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ए प्लस टी, ए प्लस 2डी, यहाँ पे ए प्लस 3डी, ये हो जाएगा ए प्लस 4डी, इसी के साथ ए प्लस 5d, और लास्ट में हमारा जो 7th टर्म मिलेगा वो a प्लस 6d। इसका जो सम हमें गिवन है वो 63 गिवन है, तो यहाँ पे a हमारे पास 7 टाइम्स है तो ये 7a मिलेगा। इसी के साथ अगर हम d को ऐड करते हैं तो d और 2d 3d, यानी कि 6d, 10d, 15 और 15 और 6 यानी कि 21d, और इसी के साथ ये हमारा इक्वल हो जाएगा 63 के। तो 7 को हमने कॉमन लिया तो a प्लस 3d इज ऑल्सो इज इक्वल टू 63, और 7 9 क्या होता है 63। तो कंडीशन आप आसानी से बना दोगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक कंडीशन यहाँ पे और मेंशन करके दी है, उसने कहा सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म। तो a प्लस 6d के बाद जो अगला टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा a प्लस 7d, और यहाँ पे a प्लस 8d, a प्लस 9d, a प्लस 10d। बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते तो वो भी इसको आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे हमारा 8 टर्म आ जाएगा, तो 8 टर्म a प्लस 7d, 9 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, इसी के साथ यहाँ पे हमारा 12 टर्म, और ये हमारा 13 टर्म। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में हमें मिलेगा a प्लस 13d, और इसका जो सम हमें गिवन है वो हमें 161 गिवन है। तो इसको भी सॉल्व किया तो a हमारे पास फिर से 7 टाइम है तो 7a लिखा। वहीं पे अगर हम d को ऐड करते हैं तो d को ऐड करेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 9 यहाँ पे हमारे पास 24, 24 यानी कि 34, 34 यानी कि 35 और 45, 45 और 15, 45 और 15 यानी कि मेरे पास 16d हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा 60d इज ऑल्सो इज इक्वल टू 161। ठीक है बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एडिशन हम चेक करेंगे तो ये हमें 70D मिलेगा। तो ये मैंने लिखा 7A प्लस का 70D इज ऑल्सो इक्वल टू 161। बच्चों यहाँ से मेरा 7 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस 10D इज ऑल्सो इक्वल टू 161 और 7 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो 7 टू जा 14 यानी कि 2 कैरी और 7 3 जा 21। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी A प्लस 10D इज इक्वल टू 23। इसी के साथ मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है A प्लस 3D इज इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड यूज किया, माइनस 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 साइन को चेंज किया और ये हमें मिलेगा 7D और यहाँ पे मैंने इसको अगर माइनस किया तो ये हमें मिलेगा कितना बच्चों, यहाँ पे ये मिलेगा 14। तो यानी कि 7 से इसको 2 टाइम कैंसिल किया तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और D की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो बच्चों हमारा टारगेट था, पहले हमें A और D पता करना था, अब हमें जो चाहिए उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि उसने हमसे पूछा है T28 तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 27D और A की वैल्यू हमने पुट की 3, वहीं पे 27 के साथ वैल्यू पुट की 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 54 और ये 3 और हमें आंसर मिल जाएगा 57। ठीक है बच्चों, तो एक AP का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया कि एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट 7 टर्म का जो हमें सम गिवन था, तो बेसिक एपी को डिफाइन करके उसको सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, ए और डी निकाला। इसके बिहाफ पर हमसे कुछ भी आंसर पूछा जाएगा हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो एपी का एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से बच्चों कई बार वो एमसीक्यू हमें बना के देता है और एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में अगर बच्चों इसको बेसिकली हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको इस किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। बच्चों वो हमसे जानना चाहता है, उसने हमें सम ऑफ nth टर्म गिवन है और हमसे कह रखा है कि हमें उसका nth टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो tn टर्म निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों Sn और यहाँ पे Sn-1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, आप क्वेश्चन काफी आसानी से बना ले जाओगे। तो Tn टर्म हमसे पूछा गया है, यहाँ पे Tn को एज इट इज लिखा। वहीं अगर Sn की बात कर लेते हैं तो Sn की वैल्यू हमें गिवन थी 3n² माइनस ऑफ 4n, माइनस का साइन लगा दिया बच्चों। अब की बार हमारे पास n की जगह उसने n-1 को रिप्लेस किया है, तो इस पूरे इक्वेशन को आप एज इट इज लिखोगे। मैंने लिखा 3, बस बच्चों जहां पर n है वहां पर हमें n-1 को रिप्लेस करना है और इसको लिखा n-1 का स्क्वायर और 4 के साथ मैंने लिख दिया n-1। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। ये लिखा 3n² माइनस ऑफ 4n। बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे इसका ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab माइनस का 4n और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई यानी कि प्लस का ये 4 हो जाएगा। इसी के साथ ये मैंने लिखा 3n² माइनस का 4n, 3 का इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3n² प्लस का 3 और माइनस का 6n और माइनस का 4n और प्लस ऑफ 4। बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 3n² माइनस का 4n माइनस का 3n²। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 और 3 7 हो जाएगा यानी कि माइनस का 7, ये माइनस का 10 हो जाएगा तो इसका हम लिख देंगे प्लस का 10n। बच्चों यहाँ पे 3n² फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि हमें tn का जो आंसर मिलता है तो काफ़ी आसानी से हम आंसर मैंने निकाल दिया। 10n में से 4n गया तो ये 6n और माइनस ऑफ 7, तो इसका जो tn टर्म मिलेगा वो 6n माइनस 7 मिलेगा। जब tn टर्म हमारा आ चुका है तो हम 9th टर्म अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये भी काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों अगर 9th टर्म निकालना है तो n की जगह 9 को प्लेस किया और 9 × 6 माइनस ऑफ 7, तो 9 × 6 हमने किया यानी कि 54 और माइनस का 7 और इसको माइनस किया तो आंसर हमें मिला 47। तो इसका 9th टर्म बच्चों क्या मिलेगा, 47 मिल जाता है। वहीं पर बच्चों कभी कभी हमसे कॉमन डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है Tn और Tn-1। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो Tn की जगह बच्चों हम क्या करते हैं, जो मेरे पास फंक्शन लिखा है उसको मैंने एज इट इज लिखा, वहीं पर माइनस साइन लगाया। Tn-1 लिखना चाहते हैं तो 6 को तो एज इट इज लिखा, लेकिन अब की बार n की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, n-1 और माइनस ऑफ 7। d को एज इट इज लिखा, ये लिखा 6n माइनस 7 माइनस ऑफ, बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 6n माइनस का 6 और माइनस ऑफ 7, तो ये 6n माइनस 7
माइनस का 6n, बच्चों माइनस का 13 बाहर आएगा तो ये प्लस का 13, 6n से 6n कैंसिल और 13 माइनस 7 यानी कि 6। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में तो कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ जाता है। तो दो फॉर्मूले हमने आपके लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख के दिए हैं, एक d इज इक्वल टू tn माइनस 1, वहीं पे अगर मैं tn की बात करता हूं तो sn माइनस 1। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमसे काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिंगल और सर्कल का ऐड क्वेश्चन है और काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो टेंजेंट का यूज करेंगे। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी सर्कल पे उसके अगर आउटर पॉइंट से उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी इस कंडीशन को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। बच्चों एक ट्रिंगल हमें गिवन दे रखा है ABC और इसके अंदर हमें कंडीशन दी है कि एक ट्रिंगल हमारे पास ABC है जिसकी साइड स्मॉल स्मॉल बी और स्मॉल सी है, जबकि उसने कंडीशन डिफाइन की है सी उसका हाइपोटेनियस है और राइट एंगल ट्रिंगल है। और कंडीशन भी है कि हमें प्रूव करना है द सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रिंगल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। बच्चों एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप काफी क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले को ही प्रूव करना है। r की जो वैल्यू होती है यानी कि जो सर्कल की रेडियस होगी वो उसके साइड का सम यानी कि स्मॉल a स्मॉल b का सम और माइनस सी कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा। तो हम समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो बच्चों। जैसा कि एक सर्कल इसके अंदर मैंने बना रखा है, अगर ये मेरा एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये सर्कल की रेडियस अगर r है तो बच्चों ये भी हमारे पास सर्कल की रेडियस r हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं हम, अगर ये मेरे पास r है ये r है तो ये भी मेरे पास r हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी हम r लिख देंगे तो ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। बस हमने यहाँ पे क्यों लिया, ये r है बच्चों ये भी r है। तो अब हम इसकी सिमेट्री को समझते हैं कि इतना बच्चों हमारा पोर्शन अगर r है तो रिमेनिंग जो हमने पोर्शन बचा हुआ लिखा है यहाँ पे, ये पूरा मेरा कैपिटल A था तो इतना अगर हम लिखते हैं इस पोर्शन को यहां से तो ये हमें पोर्शन मिलेगा a माइनस आर। सिमिलरली बच्चों अगर ये a माइनस आर है तो यहाँ पे ये जो हम पॉइंट इसको बोल देते हैं, इसको मैंने m बोल दिया, इसको n बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने q बोल दिया। तो बच्चों bn भी हमारे पास a माइनस आर आ जाएगा। बिकॉज बच्चों टेंजेंट ऑफ सर्कल यहाँ पे बाहर एक आउटर पॉइंट B दे रखा है, B से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो टेंजेंट्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। फिर से समझना बच्चों, अगर ये मेरे पास R है तो ये भी R हो जाएगी, ये भी R होगी। इस R के रिस्पेक्ट में ये पूरी मेरे पास कंप्लीट A है तो रिमेनिंग बची हुई A माइनस R। अगर ये A माइनस R है तो ये भी बच्चों A माइनस R हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे B की डेफिनेशन भी देखते हैं। तो मैंने लिखा B के टर्म में ये अगर R है तो बच्चों जो मेरे पास रिमेनिंग बची हुई है यहाँ से AQ की डिस्टेंस, तो ये इसको हम लिख सकते हैं B माइनस आर लिख सकते हैं। ये जो हमारी डिस्टेंस है A से Q की B माइनस आर हो जाएगी। अगर A से Q की B माइनस आर होगी तो यहाँ पे AN भी हमारे पास B माइनस आर हो जाएगा, बिकॉज ये भी हमारे पास A से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम C के बारे में लिखते हैं तो C इज इक्वल टू बच्चों हमें क्या मिलेगा, तो C की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है B माइनस आर और प्लस का A माइनस आर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, C को एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिखा A प्लस बी, माइनस आर और माइनस आर माइनस का 2r हो जाएगा। तो 2r इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस का C, तो R इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू मिलेगी A प्लस बी माइनस का C और अपॉन में 2। एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में काफी बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसको काफी लेंथी से सॉल्व करने लगते हैं। तो बच्चों हमें लेंथी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, हमें बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हमसे जैसे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करके बताता हूँ, उसने हमें एक ट्रिंगल दिया और ट्रिंगल के अंदर यहाँ पे एक सर्कल बना के दिया और हमसे कह दिया कि हमारा राइट एंगल ट्रिंगल है और ये उसकी 3 बोल दी, इसको 4 बोल दिया और इसको मैंने ये अगर 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम यूज करके इसको 5 आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मुझसे बोला जाएगा कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले का यूज करोगे A प्लस बी माइनस सी यानी कि A और ये हमारा B ये हमारा C। तो A प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4 7 माइनस का 5 और अपॉन में 2, तो यानी कि रेडियस हम इसकी आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे तो इसकी जो रेडियस हमें मिलेगी वो 1 मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बेसिकली तरीके से समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग MCQ में क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते हो। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
ठीक है बच्चों, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है कि इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड एक्स वाई जेड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी घुमाया गया है, तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास एक क्यूबॉइड मैंने बना रखा है। इस क्यूबॉइड के जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, एडजेसेंट फेसेस का मतलब बच्चों क्या होता है कि मैंने कहा फर्स्ट फेज, तो इसके लिए सेकंड फेज, यानी कि उसके पास वाले बिल्कुल नियरेस्ट, यानी कि फर्स्ट फेज के लिए सेकंड फेज, इसके लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा, इसके लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे ये दोनों एडजेसेंट लाइन है, ये दोनों एडजेसेंट लाइन है, सिमिलरली एडजेसेंट फेसेस होते हैं। तो उसने कहा कि जो उसके एडजेसेंट फेसेस हैं उनका जो हमें एरिया गिवन है वो एक्स वाई जेड गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है उसने। अब एडजेसेंट फेसेस के एरिया गिवन है, तो एडजेसेंट फेसेस का मतलब बच्चों, अगर मैंने कहा इसकी लेंथ एल है, इसकी ब्रेथ बी है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी एच। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट फेस है उसका जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है, वो वैल्यू हमें एक्स गिवन दे रखी है। सिमिलरली सेकंड फेस की बात करते हैं, तो सेकंड फेस हमें ये मिलेगा, इसका जो एरिया होता है वो बी इंटू एच होता है, तो इसकी वैल्यू हमें बाई गिवन दे रखी है। सिमिलरली थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में भी हम देखेंगे, तो थर्ड में हमें गिवन है एच इंटू एल की वैल्यू, और ये वैल्यू हमें जेड गिवन है। इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि बच्चों अब हमें उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना था, तो मैंने कहा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड, तीनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये x बाई जेड इज ऑल्सो इज इक्वल टू एल इंटू बी, बी इंटू एच, और लास्ट में h इंटू एल, इस तरीके का फंक्शन हमें मिलेगा। तो ये तो मैंने x बाई जेड ही लिखा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो एल बी एच का होल स्क्वायर मिलेगा। एल बी एच का होल स्क्वायर मिला, तो यहाँ पे स्क्वायर अगर मैंने हटाया तो सामने जो फंक्शन हमें मिला वो अंडर रूट के अंदर x बाई जेड, और एल बी एच मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिला, तो अंडर रूट के अंदर x बाई जेड। एक बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी लेंदी से क्वेश्चन लगने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। तो काफी लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन करने में काफी इजी है। बच्चों पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमें मेंशन करके दिया है कि मेरे पास 2 स्पेयर है, दोनों का सेम मेटल का यूज किया गया है, और हमें उनके वेट दे रखे हैं, यानी कि 1 kg एंड 7 kg। उसने कहा द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर, द 2 स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्पेयर, यानी कि दोनों को मेल्ट करके एक बड़े स्पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। बताना है जो हमारा नया वाला स्पेयर है उसका हमारे पास डायामीटर कितना होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, मेरे पास एक छोटा सा स्पेयर है जिसकी जो रेडियस इनिशियल में दे रखी थी वो 3 है। इसी के साथ मेरे पास एक और स्पेयर है, इसकी रेडियस मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा इसकी रेडियस मेरे पास R है। लेकिन जब इन दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया, तो मैंने कहा इसकी रेडियस में मान ले रहा कैपिटल R। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का जो सम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमें कंडीशन पता है कि जब इसको मेल्ट किया जाएगा, इन मेल्ट करने के बाद इनसे जो नया स्पेयर फॉर्म किया गया, तो इन दोनों के वॉल्यूम का सम इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा बच्चों, हमें जो छोटे वाले स्पेयर की रेडियस गिवन है, तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर। तो छोटे वाले का सबसे पहले मैंने वॉल्यूम लिखा, तो वो हमें मिलेगा 4/3 पाई, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 3, और 3 का क्यू। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 4 पाई और 3 का क्यू 27, और अपॉन में 3 से इसको कैंसिल किया तो हमें मिला 9, यानी कि इसका जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो 36 पाई मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर मेरे पास यहाँ पे इनके मासेस गिवन है, तो हमने कहा जो छोटे वाले का मास हमें गिवन है वो 1 kg है, बड़े वाले का जो मास है वो 7 kg है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो बच्चों, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास कितना था बच्चों 1, और उसका वॉल्यूम कितना है 36 पाई, और डेंसिटी मैंने डी लिखी। तो यानी कि छोटे वाले की जो डेंसिटी हमें मिली वो 1/36 पाई। लेकिन बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि सेम मेटल का यूज किया है। अगर सेम मेटल का यूज किया तो दोनों की डेंसिटी सेम ही होने वाली है, दोनों मेटल की डेंसिटी सेम रहेगी। तो इसी के बिहाफ पर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर।
तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के लिए लिखते हैं 4/3 पाई, लेकिन अब की बार उसकी रेडियस कैपिटल आर का क्यों। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर में यहाँ पे भी हम अगर फॉर्मूला लगा दें तो हमने लिखा मास इनटू डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी d और ये लिखा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। बच्चों मास तो हमें पता दे रखा है 7 और डेंसिटी मैंने निकाल दी 1/36 पाई। इसी के साथ ये मैंने लिखा 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यू। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको ये फॉर्मूला को सही करेंगे। यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम हमने लिख रखा है इतना और हमें फॉर्मूला पता होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास उसका हमें 7 गिवन है और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यू और डेंसिटी की बात करते हैं तो वो मैंने निकाल रखी है 1/36 पाई। पाई से पाई कैंसिल, इस 4 से इसको कैंसिल कर दिया 9 टाइम, यानी कि बच्चों अगर हम आर क्यू की वैल्यू लिखते हैं तो 7 × 3 × 9, तो इसको हम इतना ही छोड़ेंगे। ये तो हमें आ जाए पता चल जाएगी कि बड़े वाले की जो रेडियस हमें मिल रही है वो 7 × 3 × 9 पता चल रही है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि उनके जो वॉल्यूम है उन दोनों का प्लस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने फर्स्ट वाले का वॉल्यूम, तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हमें पता है 36 बाई, और छोटे वाले के लिए अगर वॉल्यूम लिखते हैं यहाँ पे ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने स्मॉल वाले का वॉल्यूम लिखा 36 पाई। लेकिन बच्चों मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, आप इसको नहीं लिखो, आप इसको लिखो 4/3 पाई और इसकी क्यू। इसी के साथ अगर मैं इसका वॉल्यूम भी मेंशन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा 4/3 पाई। आर क्यू की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 7 × 3 × 9 और इसी के साथ बड़े वाले का लिखा तो 4/3 पाई आर क्यू। तो बच्चों 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का क्यू मेरे पास 27 प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 7 × 9 और यहाँ पे आर क्यू। बच्चों ये तो 27 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 9 × 9 और 9 × 2 = 18, 189 इज इक्वल टू आर क्यू। इसको ऐड किया तो 216 इज इक्वल टू आर क्यू। तो यानी कि आर की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया स्फीयर उसने फॉर्म किया है उसकी जो रेडियस होने वाली है वो 6 सेंटीमीटर है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। बस एक फॉर्मूला आपको प्रिपेयर रखना है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि उसने सेम मेटल का यूज किया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मीडियन का, और बेसिकली इसमें सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि कैसे हम एफ आइडेंटिफाई करें और कैसे हम सी एफ आइडेंटिफाई करें। ठीक है बच्चों, तो मीडियन के केस में हमें सी एफ की रिक्वायरमेंट होती है और सी एफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सी एफ कैसे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें सी आई गिवन है, ये हमें एफ गिवन है। तो अब हमारा टारगेट है हम सी एफ को निकालते हैं एक बिल्कुल बेसिक तरीके से। बच्चों सी एफ को निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आप 5 को ऐसे लिखो, इसमें अगर मैंने x को ऐड किया तो ये हमें 5 + x मिलेगा, इसमें अगर मैंने 20 को ऐड किया तो 25 + x मिलेगा, इसी के साथ अगर 15 को ऐड किया तो ये 40 + x मिलेगा, और इसी के साथ ये मिल जाएगा 40 + x + और y। बच्चों ये हमारा y फंक्शन है, नहीं तो आप इसको 4 मत समझना, ये 40 + x + y। इसी के साथ लास्ट में मैंने इसमें 5 को ऐड किया तो 45 + का x और प्लस और y। तो इन सब का मैंने सम किया, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, 5 के साथ x को ऐड किया तो 5 + x। सिमिलरली इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। पहले 5 एज इट इज फंक्शन लिखा, फिर 5 + x, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 20 ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 15 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम ये CF को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले इस पूरी कंडीशन का हमें सम 45 गिवन है, जबकि हमने जो सम निकाला है तो वो हमारे पास आया है 45 + x और प्लस y, ये इक्वल हो जाएगा 16 के। तो यहाँ से अगर मैं x + y की वैल्यू निकालूंगा तो 16 - 45, यानी कि मैं बोल सकता था जो x + y हमारा वो 15 है। तो यहाँ से सबसे पहले एक कंडीशन मैंने निकाल दी, x + y = 15। इसकी रिक्वायरमेंट हमें इस इक्वेशन में पड़ेगी, सॉल्व जब हम करेंगे तो इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। इसी के साथ बच्चों इसका मुझे मीडियन गिवन दे रखा है
कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे मीडियन नहीं गिवन होता तो बच्चे n/2 की कंडीशन लगाते हैं, वहाँ से जो वैल्यू आती है उसको CF में मेजर करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे उससे आंसर आपका एरर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें मीडियन गिवन दिया है। तो मीडियन उसने बच्चों कितना गिवन दिया है 28.5। तो इस 28.5 को हम CI के अंदर देखते हैं वो किन इंटरवल के बीच में लाइज करता है। बच्चों इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर उसमें मुझे मीडियन गिवन है, यहाँ पे मुझे मीडियन की वैल्यू 28.5 गिवन है, तो इस वैल्यू को हमें देखना है CI के अंदर ये कहां लाइज करता है, उसी के रिस्पेक्ट में उसके सामने वाला जो फंक्शन होगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा 28.5 है, ये 20 to 30 के बीच में लाइज किया, तो 20 to 30 के बीच में लाइज किया, यानी कि ये 20 हमारा L हो जाएगा, इसके सामने जो 20 लिखा है वो हमारा F हो जाएगा, और जो 5 + x लिखा है वो हमारा CF हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं बच्चों, 25 + x को CF मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। एक बात को फिर से याद रखना, अगर उसने मीडियन हमें गिवन दिया है तो मीडियन को इस इंटरवल में देख लेना कि CI में कहाँ लाइज कर रहा है, उसके सामने का केस हमारा F हो जाएगा और उसके ऊपर हमारा CF मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, L + n/2 - CF और अपॉन में F और इनटू में H। तो इस प्रोसेस को आगे सॉल्व करेंगे तो मीडियन की वैल्यू उसने हमें गिवन दे रखी थी 28.5 और L की वैल्यू हमें 20 मिली, प्लस का n/2। तो बच्चों n की वैल्यू हमारी 60 है, तो n/2 का मतलब 30 और माइनस ऑफ CF। तो CF को अगर लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा 5 + x, लेकिन हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, रीजन बच्चों बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो आप मैं क्या जब ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे इसके हम साइन चेंज करेंगे, तो ये पॉजिटिव फंक्शन हमारा नेगेटिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपॉन में f की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा 20 है, और इनटू में h का मतलब होता है बच्चों इस इंटरवल के बीच का डिफरेंस, तो वो हमारा 10 है। तो बेसिक क्वेश्चन को हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके हम सबसे पहले x आइडेंटिफाई करते हैं। तो 20 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 28.5 माइनस का 20, इसी के साथ यहाँ पे ये मेरा बचेगा 25 माइनस x और अपॉन में 20 और इनटू में 10 से मैंने इसको 2 टाइम कैंसिल किया और इसको माइनस किया, तो 8.5 इनटू में 2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 25 माइनस का x, ये मिला मुझे 17 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो x की वैल्यू 25 माइनस 17, तो x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू अगर हमें 8 मिली तो यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया तो y की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। बच्चों ये था इसका बिल्कुल बेसिक सा सॉल्यूशन कि अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मीडियन अगर गिवन है बच्चों, मीडियन अगर गिवन है तो कैसे हम उसको सॉल्व करके वहाँ पे अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपसे फिर बोला कि हमारा जो लेक्चर होगा वो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मैंने एक मीन के कॉन्सेप्ट का ले रखा है। इस तरीके का भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बच्चों हमें XI उसने डायरेक्ट गिवन दे रखा है और यहाँ पे हमें F यानी कि फ्रीक्वेंसी की टेबल उसने गिवन दे रखी है, और हमसे बोला गया है कि अगर हमारा मीन 6 है तो इस केस में X की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस मीन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों कि मीन इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है 6। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इस F का सम आइडेंटिफाई करना है। तो F का सम आइडेंटिफाई किया तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। तो ये तो आ गया मेरा फ्रीक्वेंसी का सम। इसी के साथ इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी XI और FI की। तो XI और FI का मतलब बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम लिख देंगे। तो 3 2 6, 4 2 8, 6 3 18, 10 1 10, और इसी के साथ जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इस 2 का प्रोडक्ट दोनों फंक्शनों के साथ होगा, यानी कि मैं लिख सकता था 2p + 4, और इसका हमें सम की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो p वाला फंक्शन है उसको तो एज इट इज लिख लेना है। इसी के साथ हमारे जितने भी नंबर है सारे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो 6 + 4 10, 10 और 10 20, 20 और 18 यानी कि 38, और 38 और 8 को हमने ऐड किया तो हमें आंसर मिला 46। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने इसका सम निकाल लिया। इसका जो हमें सम मिलेगा यहाँ पे बच्चों, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 14 यानी कि 32, ठीक है बच्चों, ये हमारा 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें जो सम मिलेगा ये हमें मिलेगा 2x 2p + 52। तो सबसे पहले तो हमने इसका सम आइडेंटिफाई किया। आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो 10 और 10 20, 20 और 18 यानी कि ये मैं 38 और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 38
ठीक है बच्चों, तो इसका सम हो जाएगा 2p प्लस 52। और इस क्वेश्चन में हमें मीन हमें दे रखा है 6 और इसी के साथ अगर मैंने सिग्मा fi की वैल्यू निकाली तो वो हमारा 11। तो अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में मीन का फॉर्मूला लिख देना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। बच्चों जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले प्रायोरिटी होती है आप क्वेश्चन का फॉर्मूला जरूर मेंशन करें। इससे जो आपके एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसका काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले लिखने से थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन हो जाता है बच्चों। मीन इस क्वेश्चन में हमें 6 गिवन है और सिग्मा xi fi की वैल्यू जो मैंने निकाल रखी है 2p प्लस 52, इसी के साथ सिग्मा ऑफ fi की वैल्यू हमें 11 गिवन है। क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो ये 66 और 2p प्लस 52, तो 2p इज इक्वल टू 66 माइनस का 52, तो 2p इज ऑल्सो इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। तो p की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों, तो p की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर मीन गिवन है तो अननोन वेरिएबल p की वैल्यू कितनी होगी, तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 15:11। हमसे पूछा गया है कि वो नंबर क्या होंगे जिसका जो एचसीएफ होगा वो हमें 11 मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को हमने रीड किया, यहाँ पे हमें टू नंबर्स का रेशियो गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो 15x है और जो मेरा सेकेंड नंबर है वो 11x है। अब अगर हम इस एचसीएफ को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, इसको हम लिख देते हैं कि हमें जो एचसीएफ गिवन है वो 13 गिवन है। लेकिन बच्चों अगर हमें दो नंबर गिवन होते हैं, मैंने कहा इस नंबर के बिहाफ पर इसका एचसीएफ कितना होने वाला है। तो एचसीएफ का मतलब बेसिक फंक्शन क्या होता है, उनका कॉमन फंक्शन। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमें केवल x मिला, तो यानी कि इन नंबरों का जो एचसीएफ होगा वो x होगा और x की वैल्यू हमें 13 गिवन दे रखी है। तो मैंने कहा कि हमारे 15x और 11x का जो हमें एचसीएफ मिलने वाला है वो 13 मिलने वाला है और इसी बिहाफ पर हमसे पूछा जाएगा वो नंबर कितने होंगे। तो हम लिखेंगे 15 इंटू 13 और यहाँ पे 11 इंटू 13, इनका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो 13 5 65 यानी कि 6 कैरी, 13 बन जाए 13 यानी कि 195। इसी के साथ यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये मिला 13 बन जाए 13 यानी कि 1 कैरी, 13 बन जाए 13 और एक 14। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अगर हमारे पास टू नंबर्स गिवन है वो भी रेशियो के टर्म में और हमसे पूछा गया था वो नंबर क्या होंगे और ऐसे उस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो बेसिक सा यहाँ पे इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑल्सो इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मेट से भी हमसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रख लेना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी बोलते हैं या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा रियलिटी में जाता है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि x² ब्रैकेट में a + 1x इज प्लस b, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पे बोला गया है कि 2 और -3 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं। बच्चों जीरोस का रियलिटी डेफिनेशन क्या होती है कि 2 और 3 इसको जो सेटिस्फाई करेंगे तो 2 और 3 इसके जीरोस होते हैं, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें पूछा गया है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको क्या करना है बच्चों, अगर 2 इसका जीरोस है तो इस इक्वेशन में आप 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, प्लस का b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2a प्लस का 2 प्लस का b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिली 2a प्लस b माइनस का 6 और इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ सेकंड केस में -3 भी इस इक्वेशन का 0 है। तो अब की बार आप क्या करोगे, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -3 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैंने लिखा -3 का स्क्वायर, यहाँ पे a + 1 और ये माइनस का 3x और प्लस का b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 3a माइनस का 3
ठीक है बच्चों, और प्लस का b इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो माइनस का 3a को मैं अगर इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाऊंगा तो 3a माइनस b इज ऑल्सो इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर दोगे और आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। b से b कैंसिल और ये हमारा 5a और 6 और 6 0। तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू मिलेगी तो a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 0 मिलेगी। अगर a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो b की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 6 मिलेगी। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे काफी बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, कहीं आपको जीरोस गिवन होते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसके जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में बना के वो पूछता है, तो इस पे आपको कमांड रखनी है। ये एमसीक्यू में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। ठीक है बच्चों, तो एक जबरदस्त क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, अभी बताया था कि क्वेश्चन में आपको कंडीशंस बना के देगा और आपको उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन फिर से उसने लिख के दी है, लेकिन अब की बार उसने कंडीशन दे दी कि इसका 1 0 है, वो रेसिप्रोकल दे रखा है अदर, तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताते हैं बच्चों, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 जीरोस आप पढ़ते हो, एक अल्फा और दूसरा बीटा। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि एक तो अल्फा है और जो बीटा है वो 1/अल्फा है, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन उसने डिफाइन की रेसिप्रोकल टू अदर, यानी कि दूसरा जीरो है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों, अगर ये 1 है तो ये 1/1, ये 2 है तो ये 1/2, यानी कि उसका उल्टा, ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने यूज किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की डेफिनेशन आप पढ़ते हो C/A। तो C की वैल्यू हमें मिलेगी 6 और A की वैल्यू मिलेगी a² + 9। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है बच्चों, अब बीटा की जगह भी 1/अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 6/a² + 9, अल्फा से अल्फा को कैंसिल किया और 6 = a² + 9। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें a² = 6 - 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो C हमारा है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 से सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमें मिला 6 = a² - 9 और हमने लिखा a² -6 और +9 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है। तो बेसिकली आप इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये मेरा a-3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिलेगी वो हम निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें 3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में बनते हैं और काफी इजीएस्ट मेथड से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, उसकी लैंग्वेज को केयरफुली एक बार जरूर पढ़ लेना, जिससे आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए और आप एग्जैक्टली उसका करेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रिंगल हमारा ABC है, जिसके जो एंगल उसने मेंशन कर रखी है कि A की वैल्यू x है, B की वैल्यू 3x - 2 है और एंगल C की वैल्यू y है। और कंडीशन उसने मेंशन कर रखी है कि एंगल C माइनस एंगल B जो इनका सब्ट्रैक्शन है वो हमें 9 डिग्री गिवन दे रखा है। तो उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल का जो हमें सम पूछा गया है। बच्चों सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल का सम हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं, अगर मेरे पास ट्रिंगल ABC गिवन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रिंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू को मैंने x सब्स्टिट्यूट किया, B की वैल्यू को मैंने 3x - 2 सब्स्टिट्यूट किया और C की वैल्यू को मैंने y सब्स्टिट्यूट किया और इज ऑल्सो इक्वल टू 180। बच्चों यहाँ पे x और 3x को मैंने ऐड किया तो ये 4x और ये प्लस का y और 180 के साथ ये 2 ऐड हो जाएगा तो ये 182। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ यहाँ पे एक कंडीशन उसने और मेंशन कर रखी है, एंगल C माइनस एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो C की वैल्यू तो y पुट की और B की वैल्यू जब हमने पुट की 3x - 2 तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये इसके साइन को चेंज कर देगा, इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो ये हमने सॉल्व किया तो y - 3x इज ऑल्सो इक्वल टू 7। यहाँ पे इसको इस तरीके से मेंशन कर लिया, माइनस का 3x प्लस का y इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 3x - y इज -7 इज ऑल्सो इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें पता है, इक्वेशन नंबर सेकंड पता है, दोनों को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो यहाँ लिखा
4x प्लस वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 182 और 3x माइनस वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू -7। बाई से बाई को कैंसिल किया, 4x और 3x हमारा 7x हो जाएगा और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्शन किया तो ये हमें मिलेगा 175। 7 से कैंसिल किया तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू बच्चों हमें मिली 25 डिग्री, यानी कि एक एंगल जो A है वो हमारा 25 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो एंगल A की वैल्यू हमें 25 डिग्री पता चली है। तो एंगल B हमारा जो दे रखा है वो 3x माइनस 2, यानी कि 3 इंटू 25 माइनस का 2, यानी कि 75 माइनस 2, इसको मैं बोल सकता हूँ 73 डिग्री। इसी के साथ अगर C की वैल्यू को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे C की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अदरवाइज एक सिंपल सा मेथड और है, ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल तो हमें पता चल चुके हैं, तो एंगल C को करने के लिए 180 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 7 20 90 यानी कि 98। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिलेगी तो 2 कैरी यहाँ पे 82 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने निकाल के दिया आपके सामने एंगल A की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मेथड से आप कॉन्जुगेटिवली उसके इक्वेशनों को लिखते जाना कि आपको क्या गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सॉल्व फॉर x एंड y, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो हम आपको बताते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इसको कैसे स्टार्टिंग करोगे। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा a² और माइनस का b² और जो हमारा a b इसका एलसीएम होगा वो उसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, यानी कि सॉरी अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिला a प्लस बी के साथ हमारा ए बी। इसी के साथ जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन लिखी है तो वो हमें लिखी है ax माइनस का by इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2ab। बच्चों अब यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ b को ब्रेक करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो b से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली इक्वेशन तो हमने एज इट इज लिखी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमें मिला a² भी और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ab²। b का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला abx और ये मिल जाएगा b² इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2ab²। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बचा तो उसको हम लिखते हैं a² माइनस का abx इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन हमने देखा तो हमें मिला a² प्लस का ab² और माइनस का 2ab²। इनमें से बच्चों अगर हम कुछ कॉमन निकालते हैं तो हमें ax कॉमन मिलेगा और इसी के साथ हमें फंक्शन मिलेगा a माइनस b। यहाँ से भी बच्चों हमने पहले इसको सॉल्व किया तो ये ab² है, ये भी 2ab² है, तो पहले तो इसको एज इट इज लिखा, इसको सॉल्व किया तो माइनस का ये मिल जाएगा ab²। यहाँ से इसको ax लिखा, इसके साथ a माइनस b इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा ab कॉमन, तो फिर से हमें ब्रैकेट में मिला a माइनस b। इस a माइनस b से a माइनस b को कैंसिल किया, a से a को कैंसिल किया तो x की वैल्यू जो हमें पता चली तो x की वैल्यू हमें b मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो काफी रैपिडली नहीं कर रहे हैं, काफी क्लियरली हम आपको बता रहे हैं। फिर से इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी फंक्शन को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में मैंने b से मल्टीप्लाई कर लिया, तो b से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी इक्वेशन निकलेगी तो वहां से x की वैल्यू हमें a पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर बच्चों हमारी a आ चुकी है तो x की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ax माइनस का, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिखा ax माइनस का by इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2ab, तो a x की जगह b पुट कर दिया, माइनस का by इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2ab। इस ab को मैंने अपोजिट ले गया तो माइनस का by इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2ab में से अगर एक ab को माइनस करेंगे तो ab बचेगा, b से b कैंसिल, तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो y की वैल्यू मिलेगी माइनस का a। तो इस तरीके की लीनियर इक्वेशन भी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, वहाँ पर उनके सॉल्यूशन हमसे फाइंड करने को बोलता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरीके से आप उसके x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके की कंडीशन वो बना के देता है, कहीं आपको नो सॉल्यूशन लिख के देगा, कहीं पे आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख के देगा, कहीं पे इंसिडेंट लाइन लिख के देगा, तो कहीं पे कोइंसिडेंट लाइन लिख के देगा, कहीं पे इंटरसेक्टिंग लाइन लिख के देगा। तो इस तरीके की वो कंडीशंस को आपको लगा के देता है। तो कंडीशंस यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम कंडीशन यूज करेंगे तो करेंगे a1/a2 और b1/b2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिखा ये हमारा a1x, इसको लिखा b1y इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1, इसको लिखा a2x, इसको लिखा b2y इज ऑल्सो इज इक्वल टू c2। तो कंडीशन को यहाँ पे ऐड किया तो यानी कि a1/a2 और b1/b2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, इसी के साथ a2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो k+1 मिलेगी। b1 की वैल्यू को हम देखते हैं तो -3 मिलेगा, और इसमें अगर हम b2 की वैल्यू को देखते हैं तो 1 - 2k मिलेगा। इसी के साथ अगर c की वैल्यू को देखते हैं तो c1 की वैल्यू 7 है, और c2 की वैल्यू हम देखते हैं तो 5k - 4 दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन आपके सामने मेंशन कर ली कि इस कंडीशन का हमें यूज करना है और k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे देखा मैंने कि 2 के साथ k+1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू -3 के साथ 1 - 2k। क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 2 जब 4k, यहाँ पे -3k और ये -3। बच्चों क्या करेंगे, नंबर के सेम साइड और k के फंक्शन सेम साइड। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, और 2 और 3 5 और 4k में से 3 गया तो k बचा, तो 1k बचा। तो यानी कि हमने निकाल दिया, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। बच्चों आप इससे भी अगर k की वैल्यू को निकालोगे तो फिर भी हमारी k की वैल्यू 5 ही आ जाएगी, बिकॉज कंडीशन ही यहाँ पे गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे a1/a2 b1/b2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही जबरदस्त एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें उसकी लैंग्वेज को 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बच्चों लैंग्वेज को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड बना लोगे। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है। बच्चों उसने बोला कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, इफ एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 30 मिनट इंक्रीज, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या था पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे कि एक फ्लाइट है वो 600 किलोमीटर दूर है, यानी कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट बहुत स्लो। बच्चों वो फ्लाइट जाना चाहती थी, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, सडनली वेदर खराब हो गया, यानी कि रास्ते में मौसम खराब हो गया। तो वेदर खराब होने के रिस्पेक्ट में उसने जो अपनी एवरेज स्पीड है उसको रिड्यूस कर लिया, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे हमें पता नहीं, हमने कुछ भी लेके चलेंगे, लेकिन उसने अपनी जो स्पीड को रिड्यूस किया 200 किलोमीटर कर दिया। इस कंडीशन में जब वो लोकेशन पे पहुंची उसे 30 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा। बताना है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक तरीके से हमने कहा स्टार्टिंग में जो हमारी फ्लाइट थी उसकी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, और जो उसे टोटल डिस्टेंस कवर करना था वो 600 किलोमीटर कवर करना था। और हमने बोला कि x की स्पीड से जाती है 600 किलोमीटर कवर करती है, तो इस कंडीशन में उसको जो टाइम लगता है वो मैंने लिखा t आवर कंप्लीट, यानी कि t टाइम्स लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए फॉर्मूला मेंशन किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करते हैं, स्पीड उसकी x थी, डिस्टेंस उसने 600 कवर किया, टाइम मान लिया t, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इसकी सेकंड इक्वेशन को समझने के लिए हम क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों अब की बार उसने क्या किया, अपनी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसको 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया, यानी कि शुरुआत में वो जाना चाहती थी शुरुआत में x किलोमीटर की स्पीड से जाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ड्यू टू बैड वेदर के खराब होने के रिस्पेक्ट में उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया। बच्चों इस लाइन को अच्छे से समझना, वो x की स्पीड से जाना चाहती थी, लेकिन बैड वेदर के रिस्पेक्ट में उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया, यानी कि मैं बोल सकता था यहाँ पे जो इसकी स्पीड है तो न्यू स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन जो उसको एक्चुअल में टाइम लगा, तो पहले तो t आवर में पहुंचता था जब वो x की स्पीड से जाता था, लेकिन अब की बार टाइम इंक्रीज हो गया, वो भी 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2
1/2 आवर। तो ये तो टाइम मिला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी फिर से वही रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूला ऐड किया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार जो उसकी स्पीड है वो x माइनस 200 है, वहीं पर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो वो 600 है, और टाइम की बात करते हैं तो ये हमें मिलेगा t प्लस 1/2। बच्चों अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे इक्वेशन को सॉल्व करना। बच्चों क्या करेंगे हम, जो मैंने यहाँ पे x की यहाँ पे इसको, ठीक है बच्चों, x की जगह मैंने पुट कर दिया 600/t और माइनस ऑफ 200 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो ये हमारा 600, 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2t प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड से, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 1200 के अपॉन में 2t प्लस 1, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। इस फंक्शन को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखा 600/t, इस पूरे फंक्शन को अपोजिट लेके आ गया तो 1200 अपॉन में 2t प्लस 1, और इसी के साथ इस 200 को अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए तो वो पॉजिटिव फंक्शन होगा। 200 यहाँ पे से कॉमन निकाल दें, यहाँ पर आप इस पूरे फंक्शन में से 600 को कॉमन ले लो तो इस इक्वेशन को बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे। हमने यहाँ से 600 को कॉमन लिया तो ये मिला 1/t माइनस का 2/2t प्लस 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 200। बिकॉज बच्चों 600 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 600 2 जा 1200, इससे मैंने इसको कैंसिल कर लिया तो ये 2 3 जा 6। बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो इसका एलसीएम t और 2t प्लस 1, और इसको सॉल्व किया तो 2t प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 2t, ये इस तरीके से फंक्शन हमें मिलेगा और ये मिल जाएगा 1/3। इस 2t से 2t को मैंने कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो उसको हम लिखते हैं 2t² प्लस का t इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3। तो 2t² प्लस का t माइनस का 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि फैक्टर हमें मिलेगा 3 - 2 तो प्लस का 3t। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से t कॉमन तो हमें मिला 2t प्लस 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन तो 2t प्लस 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो t की वैल्यू हमें 2 मिलेंगी, एक t की वैल्यू 1 और एक t की वैल्यू माइनस का 3/2। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि जो t की वैल्यू मिलेगी वो बच्चों को हमें मिलेगी 1 आवर। तो 1 आवर में मैंने यहाँ पे पुट किया तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 600 किलोमीटर पर आवर। तो वो इनिशियली बच्चों किस स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्टार्टिंग जो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो 600 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है बच्चों, एक बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन बिल्कुल आसानी से मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो अब की बार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने मेंशन कर रखा है वो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है तो सबसे पहले मैंने इसमें LHS को मेंशन किया। तो LHS हमें गिवन है sin a माइनस cos a प्लस 1, इसी के साथ sin a प्लस cos a और माइनस का 1। बच्चों LHS को मैंने मेंशन किया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं cos a से न्यूमरेटर में और cos a से डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही मैंने cos a से इसमें डिवाइड किया तो ये हमें मिलेगा tan a, यहाँ पे डिवाइड किया तो cos a अपॉन cos a यानी कि 1, और यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो 1 अपॉन cos a को हम बच्चों लिख सकते हैं sec a। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इस डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हमें मिला tan a, इसी के साथ यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस का 1 और यहां पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ sec a। इतना क्वेश्चन हमने बना लिया यहां से। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको पहले ग्रुपिंग में बना लेते हैं, फिर हम इसको रेशनलाइजेशन की प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। बच्चों यहां पे मैंने क्या किया, इसको लिखा sec a प्लस tan a और माइनस का 1, और नीचे जो हमने फंक्शन लिखा इसको मैंने लिख दिया tan a माइनस sec a प्लस ऑफ 1। इतना करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन में करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। बच्चों इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन हमने किया तो रेशनलाइजेशन के लिए हमें फंक्शन क्या जरूरत होता है, tan a माइनस sec a, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज किया तो ये माइनस का 1। सिमिलरली ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने इसको रेशनलाइजेशन कर लिया। ये हमारे पास tan a माइनस sec a प्लस 1। सिमिलरली जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो फंक्शन बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा, बस माइनस का साइन प्लस में चेंज होगा। तो जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है उसी को हम यहाँ पे मेंशन करा देंगे। तो इसको लिखा tan a
और माइनस का sec a और इसी के साथ ये हमारा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो रेशनलाइजेशन करने के साथ अगला स्टेप जो हम लेंगे तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ डायरेक्ट प्रोसेसिंग बताते हैं। बच्चों मैंने देखा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो sec a प्लस tan a, इसको भी हम अगर लिख दें तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं tan a और प्लस sec a। तो tan a प्लस sec a और tan a माइनस sec a का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर a और माइनस का sec स्क्वायर a। तो इस पूरे फंक्शन का इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का tan a माइनस का sec a। अब ये तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं 1 की। तो जब 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का tan a और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये sec a हो जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो प्लस आ जाएगा। अपॉन में फंक्शन हमारा जो मिला तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a यानी कि ये पूरा फंक्शन है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखा मैंने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के साथ 2 sec a और tan a और इसी के साथ माइनस का 1 मिल जाएगा। बच्चों tan a sec स्क्वायर और tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 से 1 को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया है। इसी के साथ ऊपर भी अगर कुछ फंक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शन हमारे कैंसिल आउट होंगे। हमने देखा कि मेरे पास ये माइनस का sec a है, ये प्लस का sec a है, तो इनको भी मैंने कैंसिल आउट किया और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको हम यहाँ लिखते हैं। बच्चों जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास बचा tan स्क्वायर a और माइनस का sec स्क्वायर a। माइनस tan a और माइनस tan a को मैंने ऐड कर लिया तो माइनस का 2 tan a। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन और बचा है प्लस का 1 और 1 को मैंने लिख दिया बच्चों sec स्क्वायर a और प्लस का sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इजीएस्ट मेथड से करते हैं। इसको यहाँ पे हम इरेज करेंगे और आपको एक आसान से मेथड से हम इसको सॉल्यूशन देने वाले हैं। बच्चों क्या करेंगे, इसको मैं और थोड़ा सा इजी करता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन को हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मैंने लिखा tan a माइनस का 1 और प्लस ऑफ sec a। इसी के साथ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में मैंने tan a को तो tan a लिखा रहने दिया, इसके साथ लिख दिया माइनस का sec a और 1 की जगह बच्चों मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे sec और tan की लगा दी। तो 1 की जगह लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर a और माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। एक इजीएस्ट फॉर्म से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको लिखा tan a और प्लस का sec a और माइनस का 1। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा है tan a माइनस का sec a और यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी तो लिखा sec a प्लस tan a और इसी के साथ sec a माइनस का tan a। अब बच्चों यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास जो कॉमन फंक्शन आ जाएगा तो वो हमारे पास आएगा tan a माइनस sec a, लेकिन ये sec a माइनस tan a है तो यहाँ पे हम इसको साइन चेंज करके फंक्शन को लिखेंगे। ये लिखा tan a प्लस sec a माइनस 1 और नीचे से हमने कॉमन निकाला तो मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे sec a और माइनस का tan a। ठीक है बच्चों, जब इस फंक्शन को कॉमन लिया तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा sec a और प्लस का tan a, बिकॉज ये तो पूरा माइनस का फंक्शन बाहर आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे ये हमारे पास सेम वैल्यू लिखी हुई है तो इनको कैंसिल आउट किया। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था 1/sec a और माइनस का tan a। ठीक है बच्चों, तो एक बिल्कुल बेसिक सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर m है तो प्रूव करना है कि sin थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। बच्चों आपको इस वैल्यू को इसके अंदर पुट नहीं करना, काफी लेंदी क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों एक आइडेंटिटी को याद रखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अगर मैंने आइडेंटिटी लगाई तो ये मिलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, इसी के साथ इसको लिखा sec थीटा
प्लस टेन थीटा और इक्वल टू में m लिख दिया बच्चों। यहाँ पे सॉरी बच्चों सेक थीटा ये 1 होता है यहाँ पे, तो ये तो लिखा मैंने 1, तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू m लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली तो सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा की जो वैल्यू हमें मिली वो 1/m मिली। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये मेंशन कर रखी है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास और आ चुकी है, दोनों में मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया तो लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा m और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/m। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए और मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। तो यहाँ से बच्चों हमने जो सेक थीटा की वैल्यू लिखी वो हमें मिली m² प्लस 1 और अपॉन में m। ठीक है बच्चों, अब ये तो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सेक थीटा और ये हमारे पास 2 था, तो जो सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी m² प्लस 1 और अपॉन में 2m। ये सेक थीटा यहाँ से आसानी से निकल आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रिंगल बना लेना, ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। सेक थीटा यानी कि इसको हम लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस मिलेगा और बेस हमारा 2m। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट से m² माइनस 1 होगा। इसी के साथ अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रूव कर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू m² माइनस 1 और अपॉन में m² प्लस 1। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, यानी कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था टॉप 20 क्वेश्चन इसी तरीके का हम आपके लिए एक लेक्चर और रेडी करेंगे जिसमें करने से आपके बोर्ड के काफी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छे लगे बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द बेस्ट।